पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपन पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे थे कि मैंने बताया था कि आपको कि पृथ्वीराज चौहान के जो घायल सैनिक थे वो दिल्ली से राजस्थान आ रहे थे और बाद में जो महोबा का एक राजा था परमणिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को क्या कर दिया, मरवा दिया। जब पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को इस राजा ने मरवाया तब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान आ जाता है महोबा जाता है और उसके बाद में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है तुमुल का युद्ध। कौन सा? तुमुल का युद्ध। ये युद्ध होता है 1182 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है, 1182 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। इस युद्ध के अंदर एक तो होता है परमर्दिदेव चंदेल। कौन होता है? परमर्दिदेव चंदेल। और इस परमर्दिदेव चंदेल के दो बहुत वीर सेनापति होते हैं। एक का नाम होता है आला। क्या नाम होता है? आला। और एक का नाम होता है उदल। और उस सामने होता है पृथ्वीराज चौहान परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति आला, उदल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य आपस में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। 1182 के इस युद्ध के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, लेकिन विजय तो हो जाती है, लेकिन आला और उदल ने जो वीरता दिखाई और वीरता दिखाते हुए आला और उदल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। और ये इतने आला और उदल इतने वीर थे कि वीर गति को क्या होता है? प्राप्त होता है। एक कवि था जिसका नाम था जगनिक। क्या नाम था? जगनिक नामक कवि ने आला और उदल की वीरता का इतना बखान किया और जगनिक नामक कवि ने कहा कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। जगनिक ने कहा कि 12 वर्ष इनकी वीरता के ऊपर जगनिक ने एक लाइन लिखी थी कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। कि कुत्ता 12 साल तक जीता है, सियार 13 साल तक जीता है और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए। जो क्षत्रिय होता है, जो राजपूत, जो योद्धा होता है, वो सिर्फ 18 साल तक जीता है और बाकी वाला जो जीवन है वो धिक्कार है। वो लाइन बोली थी जगनिक ने आला और उदल। यानी परमर्दिदेव चंदेल से भी दुश्मनी किसने ले ली? पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दिदेव चंदेल से भी क्या ले ली थी? दुश्मनी ले ली। अब जयचंद गढ़वाल से कैसे दुश्मनी होती है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयचंद गढ़वाल से दुश्मनी कैसे होती है पृथ्वीराज चौहान की, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये बात अपने को बताता है पृथ्वीराज रासो के अंदर पृथ्वीराज का एक दरबारी कवि है चंद्रवर्दई। क्या नाम है? चंद्रवर्दई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखता है और पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि होता है जिसका नाम होता है चंद्रवर्दई। क्या नाम होता है? चंद्रवर्दई। ये चंद्रवर्दई पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? दरबारी कवि। और ऐसा कहा जाता है कि एक साथ जन्म और एक साथ मरण, यानी ये दोनों एक साथ ही जन्मे थे और एक साथ ही ये दोनों मरे थे। चंद्रवर्दई चारण जाति का होता है और ये पृथ्वीराज चौहान का क्या है? दरबारी कवि होता है। और एक चंद्रवर्दई एक ग्रंथ लिखता है पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखता है? पृथ्वीराज रासो। अब देखो, ये तो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल आता है 12वीं परीक्षा के अंदर कि पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है वो चंद्रवर्दई ने लिखा था। एक पूछा जाता है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने लिखा? पृथ्वीराज विजय। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, रासो किसने लिखा। तो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ लिखा वो जयानक ने लिखा था। किसने लिखा था? जयानक। पृथ्वीराज विजय लिखा जयानक, पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रवर्दई ने। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पृथ्वीराज विजय के पीछे जय आ रहा है। क्या आ रहा है? जय। जय से क्या हो जाएगा? जय। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवर्दई। अब उस समय कनौज, यूपी के अंदर एक जगह है कनौज का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल। क्या नाम था? जयचंद गढ़वाल। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयचंद गढ़वाल से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जयचंद गढ़वाल के एक लड़की थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। और ये संयोगिता भारत की रूल
दुर्दशा थी। जो मुस्लिम सत्ता आई है भारत के अंदर, ऐसा बताया जाता है कि संयोगिता की वजह से ही आई है। क्यों आई इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। ऐसा बताया जाता है कि जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता, इसका भी जो ननियाल था वो कहां था, दिल्ली में था। और पृथ्वीराज चौहान का भी जो ननियाल बताया जाता है, ननियाल का बताया जाता है, दिल्ली में बताया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपस में प्रेम संबंध हो जाते हैं और ये प्रेम संबंध शादी में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? शादी के अंदर बदल जाते हैं। हाँ, तो फिर कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने ये फैसला कर दिया कि हम आपस में क्या करेंगे, शादी करेंगे। जब संयोगिता के पिता जयचंद गढ़वाल को पता चलता है कि मेरी जो पुत्री है मेरी इच्छा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान से क्या करेगी, शादी करेगी, तब जयचंद गढ़वाल ये बिल्कुल भी सहन नहीं करता है। जयचंद गढ़वाल अपनी लड़की को दिल्ली से वापस लेके आ जाता है और पृथ्वीराज भी दिल्ली से वापस कहां आ जाता है, अजमेर आ जाता है। उसके बाद में जयचंद गढ़वाल को चिंता होने लगी, जयचंद गढ़वाल को अपनी पुत्री की चिंता होने लगी। इसलिए जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करवाया। किसका? स्वयंवर। एक यज्ञ करवाया, स्वयंवर का आयोजन करवाया, एक राजसूय यज्ञ करवाया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्वयंवर है क्या होता है। स्वयंवर ये होता है कि जिसमें लड़की अपनी इच्छा के अनुसार दूल्हा चुनती है, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो पति है वो लड़की वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनती है। अब बात ये होती है कि पृथ्वीराज जो था, पृथ्वीराज के जो जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाया। किसका आयोजन करवाया? स्वयंवर। स्वयंवर क्या होता है? एक लड़की अपनी इच्छा के अनुसार अपना दूल्हा चुनती है, ये स्वयंवर। स्वयंवर का आयोजन करवाया। ऐसे यज्ञ हुआ था राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ के अनुसार लड़की अपनी इच्छा के अनुसार अपना क्या है, पति चुनेगी। अब यहाँ खड़ी थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। अब जयचंद गढ़वाल ने क्या किया, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सभी राजाओं को इनविटेशन भेजा कि आप सभी राजा आओ और आप में से जो भी राजा है, राजकुमार है, जो भी पसंद आएगा इसको मेरी पुत्री उसके गले में क्या डालेगी, माला डालेगी। लेकिन पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए इस जयचंद ने उस स्वयंवर आयोजन में पृथ्वीराज को नहीं इनविटेशन भेजा। अब सभी राजा कहां आ गए, इसके दरबार में आ गए। कहां आ गए? दरबार में। जयचंद गढ़वाल के दरबार में सभी राजा आ गए और सभी राजा यहाँ बैठ गए बारी बारी से। यहाँ दरबार लगा हुआ था, यहाँ सभी राजा बारी बारी से बैठ गए। अब क्या किया, इस जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जहां जूते और चप्पल खोलते वहां पृथ्वीराज की मूर्ति लगवाई। क्या लगवाई? मूर्ति लगवाई। मतलब कि जहां जूते और चप्पल खोलते हैं वहां पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए क्या लगवाई थी? मूर्ति लगवाई कि भाई पृथ्वीराज को अपमानित किया जाएगा और मेरी बेटी इनमें से जो भी राजा आया हुआ उसके गले में क्या है, माला डाल देगी। अब यहाँ खड़ी थी संयोगिता और ये सारे राजा यहाँ बैठे थे और ये पृथ्वीराज की क्या थी? मूर्ति। जहां जूते और चप्पल खोलते हैं वहां पृथ्वीराज की क्या लगी हुई थी? मूर्ति लगी हुई थी और ये सारे राजा बैठे थे। अब जयचंद गढ़वाल ने कहा कि बेटी संयोगिता, सभी राजा आए हुए हैं। जयचंद गढ़वाल ने कहा कि बेटी संयोगिता, दूर दूर से सारे राजा आए हुए हैं। अब इन राजाओं में से जो भी राजा तेरे को पसंद है उनके गले में तू क्या डाल दे? माला डाल दे। अब सब राजा आयोड़ा, कोई मध्य प्रदेश आयो, कोई गुजरात आयो, कोई जालूर आयो, सब राजा आपस में मन में बातों करे, नहीं मैं घणो खुश हूँ, मारे गले में माला डाली, वो क्या नहीं मारे गले में मैं 5000 रुपये ड्रेस कपड़ा डिजाइन लेने आयो। सब एक प्रकार में ये बातों पर दूर किया और जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि बेटी इनमें से जो भी राजा तेरे को पसंद है उसके गले में तू फटाफट क्या है, माला डाल दे। और संयोगिता ने वो माला उठाई, संयोगिता ने वो माला उठाई और कहा कि सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया है, तू भी मुझे चुन ले।
और स्वयंविता ने वो माला किसके गले में डाल दी? पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। और अटे जगह है राजा बेटा सब नाराज हो गया और सब बड़ा हो गया कि यार जयसन गढ़वा खाली छोरी रो दूजा हाथ चक्कर होतो तो मने रोण वास्ते बुलाया और हमारी कोई इज्जत ही नहीं है और माड़ा पृथ्वीराज की मूर्ति रे माने डाल दी और कोई तरीको वे जलो रड़ो के मैं तो यार 3-4 हजार रुपया माते करन आयो हूं ओ का कीधो जयसन तू ओ का कीधो हम हूं पाछो की कर जाओ तो मन किराए दे मार्गने किराए वाली है कोनी। और ऐसे करके सभी राजा वहां जयसन गढ़वाल से क्या करने लगते हैं? बहस करने लगते हैं। और फिर एक दिन पृथ्वीराज चौहान खुद आता है और स्वयंविता को उठाकर लेके चला जाता है। पृथ्वीराज चौहान खुद आता है और स्वयंविता को उठाकर लेके चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है? मोहम्मद गोरी एक शासक होता है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? मोहम्मद गोरी। ये दिल्ली का शासक था। कहां का शासक था? मोहम्मद गोरी गजनी से आया था और दिल्ली पर इसने शासन किया था। कौन था ये मोहम्मद गोरी? इसके बारे में पढ़ेंगे। एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। ये गजनी से आया था, गजनी अफगानिस्तान से ये आया था मोहम्मद गोरी। और इसने सबसे पहले एक युद्ध किया था, तराइन का पहला युद्ध। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। ये जो तराइन है हरियाणा में आया हुआ है। विद्यार्थियों, तराइन कहां आया हुआ है? तराइन हरियाणा में आया हुआ है। तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? विजय हो जाती है। तराइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। तराइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित करता है और फिर बाद में वापस आ जाता है। अब तराइन का जब पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतता है तो पृथ्वीराज चौहान ये टेंशन छोड़ देता है कि हमें हरा दिया मोहम्मद गोरी ने, वो पाछा थोड़ी आए। लेकिन मोहम्मद गोरी अपनी योजनाएं बनाता है। मोहम्मद गोरी अपनी योजनाएं बनाता है और एक सटीक रणनीति के साथ वो वापस युद्ध करेगा, तराइन का दूसरा युद्ध। अब इस बात का पता पृथ्वीराज को इतना था नहीं और पृथ्वीराज सारे दिन तक स्वयंविता के ख्यालों में डूबे रहते थे और सारे दिन तक स्वयंविता के ख्यालों में क्या है? डूबे रहते थे। युद्ध के प्रति सारी क्या है? बातें छोड़ दी। अब मोहम्मद गोरी ने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था एन मुल्क मुल्तानी। क्या नाम था? एन मुल्क मुल्तानी। मोहम्मद गोरी ने एक दूत भेजा जिसका नाम था एन मुल्क मुल्तानी। एन मुल्क मुल्तानी ये दूत भेजा किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास और कहा कि हम तराइन का दूसरा युद्ध करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद गोरी ने चेतावनी दी कि पृथ्वीराज तराइन का दूसरे युद्ध के लिए मैं तैयार हूं, तराइन का दूसरा युद्ध के लिए। तब पृथ्वीराज ने सोचा कि यार पहले युद्ध में हरा दियो, दूसरे युद्ध में भी अभी कहीं करो हरा दो। पृथ्वीराज ने इतनी चिंता छोड़ दी। जब वहां अजमेर की जो प्रजा थी वो बहुत परेशान होने लगी। अजमेर की प्रजा परेशान होने लगी और अजमेर की प्रजा ने कहा कि मोहम्मद गोरी किसी भी वक्त युद्ध करने आ सकता है। लेकिन पृथ्वीराज जी तो सारे दिन तक इसके प्रेम में, इसके ख्यालों में खोए रहते हैं और पृथ्वीराज के दरबार में तो किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। तब अजमेर की प्रजा ने पृथ्वीराज का जो दरबारी कवि था, चारण कवि, दरबारी कवि चंद्रवर्दाई, अजमेर की प्रजा ने चंद्रवर्दाई से विनती की कि चंद्रवर्दाई जी, आप पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हो, आप पृथ्वीराज चौहान के दोस्त भी हो, आप जाओ और पृथ्वीराज चौहान को समझाओ कि मोहम्मद गोरी आ रहा है, मोहम्मद गोरी अब युद्ध करेगा, मोहम्मद गोरी के बारे में सोचो। जने चंद्रवर्दाई जावे पृथ्वीराज के रूप के अंदर जाता है और कहता है कि पृथ्वीराज जी आप एक राजा हो। चंद्रवर्दाई समझाता है किसको? पृथ्वीराज को समझाता है। चंद्रवर्दाई कहता है कि पृथ्वीराज जी आप एक राजा हो, अजमेर की सारी प्रजा आपके ऊपर विश्वास करके बैठी है और उस प्रजा का आप विश्वास मत तोड़ो। और चंद्रवर्दाई ने कहा कि पृथ्वीराज जी इस गोरी को तो छोड़ो और इस गोरी के बारे में सोचो आप थोड़ा, मोहम्मद गोरी आ रहा है। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा
मोहम्मद गोरी आ रहा है, मोहम्मद गोरी ठीक है आ गए, युद्ध कर दे यार, हरा दे वहां पे यार, हम ठीक है, हम जा पक्ष में बात करो। और पृथ्वीराज इतना कोई विशेष बात नहीं करता है। और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1112 के अंदर, यानी तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है वो होता है 1112 के अंदर युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी धोखे से पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है, सॉरी हत्या नहीं करता है, बाद में करता है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तब पृथ्वीराज चौहान को हिसार हरियाणा से पकड़ा जाता है, यानी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हिसार हरियाणा से गिरफ्तार कर देता है। क्या कर देता है? गिरफ्तार कर देता है। और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेके जाता है। कहां लेके जाता है? पृथ्वीराज चौहान को किडनैप करके मोहम्मद गोरी कहां लेके जाता है? गजनी अफगानिस्तान लेके जाता है। और उसके बाद में वहां जाता है, गजनी लेके जाता है। और उसके बाद में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ देता है। इस बात का पता चलता है चंद्रवर्दाई को। चंद्रवर्दाई भी अपने दोस्त के पीछे, अपने राजा के पीछे कहां जाता है? गजनी जाता है। और चंद्रवर्दाई देखता है कि मेरा जो राजा है उसकी आंखें मोहम्मद गोरी ने फोड़ दी है। और चंद्रवर्दाई वहां जाता है और कहता है कि मोहम्मद गोरी, आपने मेरे राजा की आंखें भले ही फोड़ी, लेकिन अभी भी मेरा राजा तीर कमान चला सकता है, निशाना लगा सकता है। तब मोहम्मद गोरी ने कहा कि ऐसी बात थोड़ी, इसकी आंखें फूट गई तो तू थोड़ी निशाना लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है। तब मोहम्मद गोरी ने कहा कि अपने दरबार के अंदर एक तीर कमान निशानों का आयोजन करवाओ। और उस दरबार के अंदर एक सामने एक बोतल रखी गई और मोहम्मद गोरी बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गया। और फिर बाद में और फिर कहा कि इसको बोलो कि निशाना लगाए। वो सामने बोतल पड़ी है, चंद्रवर्दाई इसको बोलो कि उस बोतल के ऊपर निशाना लगाए तो हम माने। जब चंद्रवर्दाई कहे मोहम्मद गोरी जी ऐसी बात है, आप जब बोलोगे तभी राजा क्या है निशाना लगाएगा, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा का ही क्या करता है, कहना करता है। और मोहम्मद गोरी बोलता है कि चलाओ निशाना, लगाओ निशाना पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज की आंखें फूटी हुई थी, लेकिन चंद्रवर्दाई एक लाइन बोलता है, 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान। चंद्रवर्दाई एक लाइन बोलता है, वो लाइन ये बोलता है कि 4 बास, कितने लकड़ी के जो बास होते हैं 4 बास, 24 गज अष्ट अंगुल 8 आंगुल ऊपर कौन बैठा है? सुल्तान। और मत चूके चौहान, और चौहान इस बार चूकना मत। और चौहान ने सीधा निशाना लगाया। और सीधा निशाना किसको लगा? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी मारा जाता है। फिर उसके बाद में चंद्रवर्दाई और पृथ्वीराज चौहान भी आपस में क्या है? मारे जाते हैं, कटार डाल के मारे जाते हैं। तो चंद्रवर्दाई ने वो लाइन बोली थी, 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान, चौहान को छूकना मत। तो उसके बाद में ये दोनों, और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां थी वो गजनी अफगानिस्तान थी। कहां थी? गजनी अफगानिस्तान के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां थी। वहीं पृथ्वीराज चौहान को दफनाया गया था गजनी अफगानिस्तान के अंदर। और पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां लेके आया था वो अस्थियां लेके आया था शेर सिंह राणा। कौन लेके आया था? शेर सिंह राणा गजनी अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आया था। ये बाड़मेर का था शेर सिंह राणा, वहां से उनकी क्या है अस्थियां लेके आया था। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, एक का नाम था चंद्रवर्दाई, एक का नाम था जयानंद, एक का नाम था विद्यापति गौड़, एक का नाम था जनार्दन। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज चौहान का एक घोड़ा था जिसका नाम था नाट्यरंगा। क्या नाम था? नाट्यरंगा। ये पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के भीमदेव चालुक्य से दुश्मनी क्यों ली थी। भाई पहले की बात बता रहा हूं, ये बताना भूल गया मैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के भीमदेव चालुक्य से दुश्मनी इसलिए ली थी क्योंकि उस आबू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचणी। क्या नाम था? इंचणी। आबू की एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचणी। क्या नाम था? इंचणी। इस भीमदेव चालुक्य की इच्छा थी कि मैं इंचणी से विवाह करूं। किससे? इंचणी से विवाह करूं। लेकिन इस इंचणी की इच्छा थी कि मैं पृथ्वीराज से विवाह करूं। और पृथ्वीराज आता है और इस इंचनी को भी उठा के लेके चला जाता है। अब बताओ भीमदेव चालुक्य पृथ्वीराज से गुस्सा होगा? हाँ। यानी पृथ्वीराज चौहान के हार के कारण ये थे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से सबसे दुश्मनी मोल ले ली थी।
और इस वजह से पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ हार गया था, उसकी क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। तो ये दोस्तों मैंने सारी जो कहानी बताई है पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताई है, तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।